हैं और इन पर सोशल मीडिया के जरिए पीड़ितों को फंसाने, ब्लैकमेल करने का आरोप है। इस मामले में अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो, फोटो डालकर नाबालिग लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। प्रशासन ने इस मामले में जीरो टॉलरेंस दिखाते हुए आरोपी के घर के अवैध हिस्सों पर बुलडोजर चला दिया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए 47 सदस्यों की एसआईटी गठित कर दी गई, जो इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। अमरावती सेक्स स्कैंडल की पूरी कहानी क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अमरावती में सनसनीखेज सेक्स स्कैंडल, अश्लील वीडियो और ब्लैकमेलिंग का खौफनाक खेल। पुलिस के शिकंजे में आरोपी अयान अहमद। महाराष्ट्र के अमरावती से आई इस खबर ने हड़कंप मचा दिया है। अयान अहमद तनवीर नाम के इस लड़के पर आरोप है कि इसने न सिर्फ कई लड़कियों को अपने जाल में फंसाया और उनके अश्लील वीडियो भी वायरल किए। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक जो है टोटल 8 विक्टिम जो है हमने आइडेंटिफाई किया है एंड उनके फैमिली से गोपनीय तरीके से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट विक्टिम जो है वो पुलिस स्टेशन में ना आते हुए किसी भी लोकेशन जो उनका कन्वीनियंस का जो लोकेशन है वहाँ पे हम महिला स्टाफ को सिविल कपड़ों में जो है उनका स्टेटमेंट एंड बयान लेने के लिए भेजने के लिए तो जैसे जैसे विक्टिम्स या उनके फैमिली मेंबर्स सामने आएंगे तो उनका स्टेटमेंट हम लेके आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जानकारी के मुताबिक आरोपी अश्लील फोटो और वीडियो के जरिए लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। ये सभी लड़कियां अमरावती, नागपुर और आसपास के इलाकों की बताई जा रही हैं। अमरावती पुलिस के अंडर में परतवाड़ा पुलिस स्टेशन में 2 दिनों से जो छोटे बच्ची यानी महिला उनके फोटोज और वीडियोस जो ऑब्जेक्शनेबल फोटोज एंड वीडियोस जो वायरल हो रहे हैं उस केस में कल रात को पुलिस ने सो मोटो एफआईआर रजिस्टर किया है अंडर सेक्शंस ऑफ पॉक्सो एक्ट एंड आईटी एक्ट। अमरावती सेक्स स्कैंडल को लेकर प्रशासन बेहद गंभीर है। खबर है कि इस मामले में आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन किया गया है। अमरावती जिले के परतवाड़ा में अयान अहमद नाम के एक लड़के ने 20 साल के लड़के ने कई लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला जो है सामने आया है। यौन शोषण करने के बाद में उस लड़कियों की तस्वीरें ली और वो वीडियो जो है सोशल मीडिया पे अपलोड की है। इस मामले को लेकर पूरे ज़िले में हड़कंप मचा हुआ है। इसके बाद में अयान अहमद समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अयान अहमद का ये घर जो है ये 2 मंजिला घर है। अयान अहमद का ये घर जो है ये घर की परमिशन जो है ली गई नहीं है। इसके वजह से नगर परिषद अचलपुर ने अयान के घर को नोटिस यहाँ पर चिपकाई। आरोपी के मोबाइल से कई अश्लील फोटो और वीडियो बरामद हुए हैं। यही वजह है कि इस मामले में महाराष्ट्र बीजेपी एक्टिव हो गई है। मुस्लिम युवती, हिंदू युवती की तस्वीरें और वीडियोस वायरल हुए हैं। क्या धक्कादायक घटना है। अमरावती में जो लव जिहाद फैला है उसका ही एक दृश्य स्वरूप है। अयान नाम के लड़के ने एक नहीं तो अनेक लड़कियों के साथ में अश्लील वीडियो किए हैं, वायरल किए हैं, बेचे हैं, वो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है। और इसलिए वो लड़कियां सामने आए ना आए क्योंकि लड़कियों को भी धमकी मारी हुई है, उनके जान को खतरा भी रह सकता है, उनके घर वालों को भी खतरा रह सकता है। इसलिए पुलिस ने सुमोटो उसमें एक्शन लेनी चाहिए। अमरावती सेक्स स्कैंडल में अयान मोहम्मद और उनके आधा दर्जन साथियों ने परतवाड़ा, अचलपुर, अमरावती, नागपुर की 11वीं 12वीं के कोचिंग क्लास में जाने वाली अनेक दर्जन लड़कियों की इज्जत लूटी, ब्लैकमेल किया, रैप किया, बलात्कार किया। मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से प्रार्थना की है कि इसके ऊपर तुरंत एसआईटी गठित करनी चाहिए। यही नहीं, बीजेपी की नवनीत राणा ने आरोपी के डायरेक्ट एनकाउंटर की मांग की है। महिलाओं का
धर्म परिवर्तन करने हो रहा था, उनको कलमा पढ़ाई जा रही थी, उनको नमाज पढ़ाया जा रहा था, उनको बीफ का मटन खिलाया जा रहा था जबरन, उनको बुर्का पहनने में मजबूर कराया जा रहा था कि गरीब लड़कियां जो नौकरी के लिए किसी ऑफिस में जाती हैं, और ये लोग जिस तरीके की बुद्धि इन लोगों की है, उन्होंने हमारी बच्चियों के साथ में ऐसा किया। कुछ घंटे अभी आगे होते नहीं है तो हमारे ही अमरावती जिले में अचलपुर परतवाड़ा के एक बहुत ही शर्मनाक जो वीडियोस विजुअल बाहर आए हैं, उसके ऊपर है कि आज उस व्यक्ति को पकड़ा भी गया है, उस व्यक्ति का घर भी गिराया जा रहा है। पर मेरी मांग इतनी रहेगी कि योगी बाबा आंग में आना चाहिए पुलिस वालों के, और कोई सुनवाई नहीं, कोई तारीख नहीं, कोई घर नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, सीधा एनकाउंटर उस व्यक्ति के साथ होना चाहिए। उधर इस मामले में ओवैसी की पार्टी AIMIM का रिएक्शन भी आया है। पार्टी का दावा है कि आरोपी अयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। नगर परिषद अचलपुर के इलेक्शन के दरमियान में उसको सोशल मीडिया संभालने के लिए हमारे वहां के तालुका अध्यक्ष शेख आदिल साहब ने उसको मीडिया प्रभारी बनाए थे, लेकिन पूरे इलेक्शन के दरमियान में उसने पार्टी के लिए, पार्टी के उम्मीदवारों के लिए कोई सोशल एक्टिविटीज नहीं किया। इसलिए मतदान के फौरन बाद उसको पार्टी से निष्कासित कर दी गई थी, उसको लेटर दे दिया गया था और उसका पार्टी से कोई संबंध नहीं था। अमरावती का ये सनसनीखेज सेक्स स्कैंडल अब सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि सियासी संग्राम की वजह भी बन चुका है। एक तरफ पुलिस इस मामले की तह तक जाने में जुटी है तो दूसरी तरफ राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस पूरे रैकेट में और कौन कौन शामिल है और कब तक पीड़िताओं को इंसाफ मिलेगा। फिलहाल निगाहें पुलिस जांच पर टिकी है जो इस पूरे मामले के और बड़े खुलासे कर सकती है। और अब बात नोएडा हिंसा की करते हैं। नोएडा हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ाई जा रही है, जो सच्चाई निकलकर सामने आ रही है वो चौंका रही है, क्योंकि घटनाओं का पैटर्न साफ बता रहा है कि सब कुछ वेल प्लान था और ये सब कुछ बहुत ही प्लानिंग के तरीके से किया गया। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नोएडा हिंसा में कहां से स्पॉन्सर हुए नकाबपोश गुंडे? कहां से आया नोएडा में अराजकता फैलाने का ऑर्डर? सोशल मीडिया पर मजदूरों को उकसाने वाला कौन? मजदूर बिगुल दस्ता के नाम पर हिंसक साजिश। ये सिर्फ सवाल नहीं बल्कि उस साजिश की परतें हैं जिसने नोएडा की सड़कों को अचानक हिंसा की आग में झोंक दिया। जांच में सामने आया है कि 140 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप और कई नए एक्स हैंडल्स के जरिए वेल प्लान्ड तरीके से माहौल बिगाड़ा गया। QR कोड के जरिए लोगों को जोड़ा गया और उन्हें भड़काने वाले मैसेज फैलाए गए। चौंकाने वाली बात यह है कि हिंसा में शामिल कई लोग असली मजदूर थे ही नहीं बल्कि बाहरी लोग थे जो मास्क पहनकर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि इस हिंसा को लेकर जिन 66 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से 45 श्रमिक हैं ही नहीं, यानी नोएडा को अराजकता की आग में झोंकने के लिए एक खौफनाक साजिश रची गई। इसके बारे में जितनी भी जानकारियां थी वो लेबर ग्रुप्स में, इंडस्ट्रीज के फोरम से और अन्य संवाद माध्यमों से उनसे शेयर की गई, उनको बताया गया। इसके जितने भी हमारे आदेश प्राप्त हुए थे उसका पोस्टर निकाल के और सभी कंपनियों के दरवाजों पर, मेन गेट्स पर चस्पा कराया गया, उनके नोटिस बोर्ड पर लगाया गया ताकि सभी लेबर श्रमिक भाइयों आश्वस्त हो जाए कि उनकी सैलरी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंतरिम रूप से इंक्रीज किया गया है। इस मामले में मजदूर बिगुल दस्ता जैसे संगठनों के नाम सामने आने के बाद ये सवाल और गहरा गया है कि आखिर इस पूरी स्क्रिप्ट का मास्टरमाइंड कौन है और इसका मकसद क्या था। हालांकि आरोपी रूपेश राय पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, लेकिन अभी भी इस हिंसा की कहानी बहुत सी परतों के नीचे छिपी है। मैं गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी सभी श्रमिक भाइयों और बहनों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हाई पावर्ड कमेटी गठित करी जिसके द्वारा श्रमिकों की मुख्य मांग वेतन बढ़ोतरी को माना गया है और गौतम बुद्ध नगर में वेतन बढ़ाया गया है। अब गौतम बुद्ध नगर का वेतन 13,690 से लेकर 16,868
के बीच में विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के लिए निर्धारित किया गया। नोएडा हिंसा के बाद यूपी सरकार भी लगातार एक्शन में है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि श्रमिकों के अधिकारों से किसी भी हालत में समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई होगी। मैन पावर एजेंसियों की व्यापक जांच के आदेश दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को जड़ से खत्म किया जा सके। हर औद्योगिक इकाई में ग्रीवांस सेल बनाना जरूरी किया गया है जिससे श्रमिकों की शिकायतों का समाधान हो सके। साथ ही अफवाह और दुष्प्रचार फैलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई और सोशल मीडिया की लगातार निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं। यही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि गैर श्रमिक उपद्रवी तत्वों को बेनकाब कर उनकी तस्वीरें सार्वजनिक जगहों पर लगाई जाएं। इसके अलावा श्रमिकों के लिए डॉर्मेट्री और सस्ते आवास की योजना जल्द तैयार करने और 1 अप्रैल से बढ़े हुए वेतन का भुगतान हर हाल में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि स्थिति पूरी तरह सामान्य हो सके। और वहीं लोकसभा में गृह मंत्री आज शाम विपक्ष के सवालों का जवाब देने वाले हैं और इससे पहले कल उन्होंने अखिलेश यादव के उस बयान का जवाब दिया जिसमें उन्होंने महिला आरक्षण के बीच मुस्लिम महिलाओं का जिक्र किया। कैसी तीखी बहस हुई, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। संसद में मौका था परिसीमन बिल पर चर्चा का, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया ने एक ऐसा मुद्दा उठा दिया कि पूरे संसद का तापमान हाई हो गया। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग कर डाली। अखिलेश ने सरकार को घेरते हुए पूछा कि मुस्लिम महिलाएं आधी आबादी का हिस्सा नहीं है। आरक्षण का आधार ही हमारा जनसंख्या पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आधी आबादी में ये मुस्लिम को भी ना गिनते हो, मुस्लिम महिलाओं को। इसलिए हमारी मांग होगी कि आधी आबादी में पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं को भी जोड़ करके इस आरक्षण को पूरा किया जाए। अखिलेश के इस बार पर गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा पलटवार किया कि विपक्ष समेत पूरी समाजवादी पार्टी सन्न रह गई। गृह मंत्री ने सख्त तेवर में दो टूक कह दिया कि धर्म के आधार पर आरक्षण की संविधान में रत्ती भर भी जगह नहीं है। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम महिलाओं की इतनी चिंता है तो वो अपनी पार्टी के सारे टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे दें। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं दे रहा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लोकसभा में बहस सिर्फ यही नहीं रुकी, बात निकली तो जाति जनगणना तक भी पहुंच गई। अखिलेश यादव ने सवाल दागा कि आखिर सरकार जाति जनगणना से क्यों भाग रही है। अखिलेश के सवाल पर गृह मंत्री ने साफ किया कि सरकार जाति जनगणना कराने का फैसला ले चुकी है। आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है। लोकसभा में काफी देर तक हंगामा होता रहा। समाजवादी पार्टी के हर बार पर गृह मंत्री पलटवार करते रहे। इस बीच गृह मंत्री ने एक ऐसा वार किया जिसने सदन में ढाके भी लगवाए और समाजवादी पार्टी पर चोट भी की। जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। संसद में मुद्दा महिला आरक्षण और परिसीमन का था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस बहस को धर्म बनाम संविधान तक पहुंचा दिया। सवाल यह है कि क्या आरक्षण का आधार धर्म हो सकता है?
और वहीं पश्चिम एशिया में सीज फायर जरूर है, लेकिन हालात किसी बड़े तूफान का संकेत दे रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है, तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है कि अमेरिका ने हजारों सैनिकों के साथ ईरान की घेराबंदी तेज कर दी है। समुद्र में एयरक्राफ्ट कैरियर, आसमान में फाइटर जेट्स और हर मूवमेंट पर पैनी नजर। सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ दबाव की रणनीति है या फिर दुनिया एक और बड़ी जंग के मुहाने पर खड़ी है। देखते हैं ये रिपोर्ट। ईरान के खिलाफ अमेरिका का बहुत बड़ा प्लान। नहीं बनी बात तो होगा, और बड़ा घमासान। ईरान की किलेबंदी में जुटे हजारों अमेरिकी सैनिक। अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप के नौसैनिकों ने संभाली कमान। इस वक्त दुनिया की नजरें पश्चिम एशिया की हर हलचल पर टिकी है। भीषण बारूदी जंग के बाद भले ही इस वक्त सीज फायर है, लेकिन जो खबरें छन छन कर बाहर आ रही हैं, वो साफ इशारा कर रही हैं कि जरूर कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि बातचीत के इस दौर के बीच हजारों अमेरिकी सैनिकों ने ईरान की किलेबंदी शुरू कर दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हजारों अमेरिकी सैनिक इस मिशन में एक्टिव हो चुके हैं, जिनमें करीब 5000 सैलर्स और मरीन्स यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप से जुड़े हैं। अरब सागर में लगातार फ्लाइट ऑपरेशंस चल रहे हैं और ईरानी बंदरगाहों की ओर आने जाने वाले जहाजों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इस तैनाती का मकसद सिर्फ मौजूदगी दिखाना नहीं, बल्कि एक मजबूत समुद्री नाकाबंदी लागू करना है। यानी ईरान को अब चारों तरफ से घेरने की रणनीति जमीन पर उतर चुकी है, जहां हर मूवमेंट पर अमेरिका की पैनी नजर है और दबाव लगातार बढ़ाया जा रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अमेरिका की सबसे ताकतवर नौसैनिक ताकतों में से एक माना जाता है। इस ग्रुप में एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और क्रूजर शामिल होते हैं, जो एक साथ मिलकर समुद्र में चलते फिरते एयरबेस की तरह काम करते हैं। इस पर तैनात फाइटर जेट्स किसी भी वक्त लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने की क्षमता रखते हैं। अरब सागर में इसकी मौजूदगी सिर्फ सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक स्पष्ट रणनीतिक संकेत है कि अमेरिका किसी भी स्थिति में तेजी से कार्रवाई करने के लिए तैयार है और पूरे इलाके में उसकी पकड़ मजबूत हो चुकी है। यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर पेंटागन पश्चिम एशिया में हजारों अतिरिक्त सैनिक भेज रहा है। इन सैनिकों में नेवी के सैलर्स और मरीन फोर्स शामिल हैं, जो आने वाले दिनों में क्षेत्र में पहुंचेंगे। पहले से ही करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक वहां तैनात हैं और अब यह संख्या और बढ़ने जा रही है। ये कदम सिर्फ तैनाती नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। अमेरिका हर स्थिति के लिए तैयार है। अगर बातचीत से समाधान नहीं निकला, तो सैन्य विकल्प पूरी तरह खुले हैं और तेजी से लागू किए जा सकते हैं। इस सैन्य तैनाती का सबसे अहम हिस्सा है समुद्री ताकत का प्रदर्शन। यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को पश्चिम एशिया की ओर भेजा गया है, जिसमें हजारों सैनिक और आधुनिक युद्धक सिस्टम शामिल हैं। इसके साथ ही बॉक्सर एम्फीबियस रेडी ग्रुप और 11वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट भी तैनात की जा रही है। इनका मकसद सिर्फ मौजूदगी दिखाना नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई करना है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे रणनीतिक इलाकों में ये तैनाती एक तरह की समुद्री नाकाबंदी का संकेत देती है, जो ईरान की आर्थिक और सैन्य गतिविधियों पर सीधा असर डाल सकती है। अमेरिका इस पूरे अभियान को सिर्फ सैन्य कार्रवाई के रूप में नहीं देख रहा, बल्कि इसे कूटनीतिक दबाव के साथ जोड़ रहा है। ईरान के साथ जारी बातचीत के बीच यह तैनाती एक साफ संदेश देती है, डील करो,
वरना दबाव और बढ़ेगा। अभी जो सीज फायर लागू है वो बेहद नाजुक माना जा रहा है और आने वाले दिनों में इसका भविष्य तय होगा। अमेरिका इस स्थिति में खुद को ऐसी स्थिति में रखना चाहता है कि अगर समझौता विफल होता है तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। यही वजह है कि सैन्य और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर एक साथ तैयारी चल रही है। और इस रिपोर्ट के साथ एक छोटा